कुछ जीवाणु भी होते हैं जिनके पास ये क्षमता होती है कि अपना भोजन स्वयं बना सके। अकार्बनिक पदार्थों से मतलब जिसमें अ जिस भी शब्द के आगे लगे उसका मतलब नहीं, ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन नहीं होते, ठीक है, उनसे क्या चीज़ बन गई, कार्बनिक भोज्य पदार्थ। जैसे कार्बनिक भोज्य पदार्थ मैंने बताया आपको C6H12O6, इसमें कार्बन की उपस्थिति है तो ये क्या हो गया, कार्बनिक पदार्थ। ये ग्लूकोज का सूत्र है, यानी कि ये पौधों के अंदर भोजन के रूप में उपस्थित रहता है, ठीक है। और अकार्बनिक पदार्थ जैसे जल, जल का सूत्र आपको पता है H2O, उसमें C नहीं है। तो अकार्बनिक पदार्थों की मदद से पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो वो जो भोजन पेड़ पौधों द्वारा जो बनाया गया उसे कहते हैं कार्बनिक भोज्य पदार्थ। तो कुछ जीवाणु भी होते हैं, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया भी होते हैं जो पेड़ों की तरह ही अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अब लिख लीजिए विषमपोषी के बारे में। विषमपोषी के बारे में लिखेंगे आप प्रत्यक्ष, जिसे कहते हैं डायरेक्ट, या परोक्ष, जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित रहते हैं। वो क्या कहलाए जाते हैं, विषमपोषी। अब बात करते हैं यहाँ पर कि प्रत्यक्ष रूप से कैसे डिपेंड होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं टिड्डा, ग्रासहॉपर जिसे कहते हैं, या फिर आप बात कर सकते हैं खरगोश की, या फिर हिरण की, या फिर गाय भैंस, जितने भी ये एक तरीके से मतलब ये जो शाकाहारी जंतु जो होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ घास फूस पे जिंदा रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पेड़ पौधों को खाते हैं, घास को खाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो मतलब हो गया ना प्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित रहना, ठीक है। तो वो क्या कहलाया जाता है, विषमपोषी। अब बात करते हैं परोक्ष रूप से कैसे है। परोक्ष रूप से मतलब ये हो गया कि मान लो जैसे ये एक पौधा है, ठीक है, इस पौधे को खाया हिरण ने, ठीक है, अब हिरण को खाया सॉरी अब हिरण को खाया शेर ने। तो यहाँ पर जो हिरण है वो तो प्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पर निर्भर है, लेकिन जो शेर है उसने तो हिरण को खाया है, लेकिन हिरण ने पौधे को खाया था। तो यहाँ पर शेर जो है वो परोक्ष रूप से स्वपोषी पर निर्भर है, यानी कि किसी ना किसी रूप में जो पेड़ पौधों की ऊर्जा है वो भी तो शेर में पहुंची। पेड़ पौधों से ऊर्जा पहुंची हिरण में, हिरण से वो ऊर्जा पहुंची शेर में। तो यहाँ पर शेर जो है वो तो इस पर तो निर्भर था ही, साथ में वो परोक्ष रूप से पेड़ पौधे पर भी निर्भर था। तो इसलिए यहाँ पर हिरण भी विषमपोषी है और शेर भी विषमपोषी में आता है। हिरण यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर है, और जो शेर है वो परोक्ष रूप से इनडायरेक्ट रूप से पेड़ पौधे पर निर्भर है। तो यहाँ पर हिरण और शेर दोनों ही कैसे हैं, विषमपोषी, जिन्हें कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। अब बात करते हैं थोड़ी सी प्रकाश संश्लेषण के बारे में, फोटोसिंथेसिस जिसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण ऐसा शब्द है, मैं समझती हूँ, जो कि आप छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। फोटोसिंथेसिस जिसे कहते हैं, ये ई है, ठीक है, PHOTOSYNTHESIS, फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण में जो चीज़ों की आवश्यकता होती है सबसे ज़्यादा, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, H2O की, ठीक है, सॉल्ट और साथ में पर्णहरिण की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोफिल। ये H है। तो CO2, H2O, सूर्य, सूर्य से मिली सौर ऊर्जा, पर्णहरिण, क्लोरोफिल, ठीक है, CH
CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल। ये सभी के सभी कहलाए जाते हैं बच्चों कच्चे पदार्थ, इंग्लिश में कहते हैं रॉ मटेरियल्स, यानी कि ये ऐसे कच्चे पदार्थ हैं जिनकी मदद से ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हो सकती है। आपको पता ही है प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश, यहाँ पर बात हो रही है सूर्य के प्रकाश की। संश्लेषण शब्द का मतलब होता है निर्माण होना, सिंथेसिस। सिंथेसिस और संश्लेषण मतलब निर्माण होना, किसी चीज़ का बनना। तो प्रकाश की मदद से क्या चीज़ बन रही है? प्रकाश की मदद से पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, ग्लूकोज C6H12O6। और सिर्फ सूर्य की मदद ही नहीं, सूर्य तो सबसे मेन रोल है, सूर्य के साथ साथ सूर्य को भी चाहिए। जो हम मनुष्य बाहर निकाल रहे हैं H2O जल, और साथ में एक पदार्थ होता है पर्णहरिम। ये ग्रीन रंग का पदार्थ होता है जो हरी पत्तियों में, हरी टहनियों में देखने को मिलता है, उसे कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी कहते हैं आई मीन। तो इस पर्णहरिम का कार्य क्या है? पर्णहरिम का दो कार्य हैं। पर्णहरिम का एक कार्य तो ये हो गया कि वो पत्तों को, टहनियों को हरा रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। दूसरा कार्य ये हो गया कि ये पर्णहरिम प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। कैसे? कि ये सूर्य के प्रकाश को अपने भीतर कुछ समय के लिए इकट्ठा करके रख लेते हैं। जैसे हमारे घर में एक स्टोर रूम होता है जहाँ पर जो भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हों हम वहाँ पर रख देते हैं। जैसे बड़े बड़े कनस्तर में हमने दाल, ठीक है, चीनी, गेहूँ, ये सारी चीज़ रख दी, और जब हमें ज़रूरत हुए तो हमने वहाँ से उन्हें निकाल लिया। तो ऐसे ही पर्णहरिम एक हरा पदार्थ होता है जो कि सूर्य की रोशनी को, सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठा करके रख लेता है। और जब जब पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाना होता है तब तब ये धीरे धीरे सप्लाई करता रहता है, ठीक है। तो पर्णहरिम के दो कार्य हो गए, हरा रंग प्रदान करना और दूसरा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर इकट्ठा करके रखना। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपने पढ़ लिया। प्रकाश संश्लेषण में एक समीकरण आपको याद होना चाहिए, तो रासायनिक अभिक्रिया भी आप कह सकते हो उसे। प्रकाश संश्लेषण समीकरण की अभिक्रिया लिख लीजिए, ठीक है। वो अभिक्रिया ये है आपकी 6CO2। आप यहाँ पर पूरा लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने लिख रही हूँ, आपके लिए काम छोड़ दिया मैंने। 6H2O, उसके बाद ये तीर के ऊपर आप लिखेंगे सौर ऊर्जा, यहाँ पर लिखेंगे पर्णहरिम, ठीक है। उसके बाद C6H12O6 6O2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। मेरा जो ब्लैक बोर्ड है वो थोड़ा छोटा है, तो आपको क्या करना है, ये पूरा समीकरण एक ही लाइन में लिखना है। ये पूरी जो अभिक्रिया है आपको एक ही लाइन में लिखना है, ठीक है। ये आपके अभिकारक हो गए इस साइड, ये आपके उत्पादक हो गए। ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा अपने केमिस्ट्री में। 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है। तीर में सौर ऊर्जा पर्णहरिम, फिर उसके इस साइड लिखेंगे C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O और ऊर्जा, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन निकल रही है बच्चों, ये हम मनुष्य के लिए बड़ी ही उपयोगी होती है, जिसे हम सांस के तौर पर अंदर लेते हैं, फिर अपना जीवन यापन करते हैं। एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए, यहाँ पर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये जो ऑक्सीजन निकली है ये किससे निकली है, कार्बन डाइऑक्साइड से या फिर जल से। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो ऑक्सीजन निकली है ये जल से निकली है। किससे निकली है? जल से निकली। तो ये चीज़ हमने पढ़ ली कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कैसे होती है। अब एक चीज़ मैंने आपको अभी बताया था कि सिर्फ पेड़ पौधे ही प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, कुछ जीवाणु भी होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं। एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, रसायन संश्लेषण जीवाणु, रसायन संश्लेषण जीवाणु। कुछ जीवाणु, मैं पहले लिख दे रही हूँ फिर समझाऊंगी। कुछ जीवाणु रासायनिक
का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थ भोजन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्रकाश की ऊर्जा का प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ केमिकल एनर्जी होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है जो कि जीवाणुओं को अपना भोजन बनाने में हेल्प करती है। तो रसायन संश्लेषण जीवाणु क्या है, कुछ जीवाणु रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थ भोजन का संश्लेषण करते हैं, वो क्या कहलाए जाते हैं, रसायन संश्लेषण जीवाणु। अब देखते हैं कि ये जो विषमपोषी है यानी कि जो हेटेरोट्रॉप्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। विषमपोषी जिन्हें कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। ये बच्चों इन्हें मुख्य रूप से 3 प्रकार में बांटा जाता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है मृतपोषी। ठीक है, मृतपोषी को हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स। कुछ जो होते हैं वो होते हैं परजीवी, इन्हें कहते हैं पैरासाइट्स। तीसरा यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसे कहते हैं प्राणी समभोजी। होलोजोइक, प्राणी समभोजी जिसे कहते हैं होलोजोइक। तो विषमपोषी जो है बच्चों 3 रूप से बटे होते हैं। मृतपोषी, ये ऐसे जीव होते हैं जो मृत जीवों को अपना भोजन बनाते हैं, जैसे वल्चर, जैसे बाज वगैरह हो गए, ठीक है, गिद्ध हो गए, ये कोई जानवर अगर मर गया तो वहाँ पर उसके ऊपर आते हैं और वहाँ से फिर उन गले सड़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनके मांस को खाते हैं, तो उन्हें कहते हैं मृतपोषी। मृत मतलब मरे हुए का जो अपना भोजन बना। परजीवी, पर मतलब दूसरा, जैसे होते हैं ना परदेश यानी कि दूसरा देश, तो ये ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे के भीतर रह के अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि पेट में कीड़े हो गए, तो वो कीड़े नहीं होते, एक तरीके के वो नेमाटोड्स होते हैं। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि कुछ केंचुए जैसे आकृति के होते हैं, ठीक है, वुचेरिया बेनक्राफ्टी उनका नाम होता है। वो क्या करते हैं, वो मनुष्य की आंत में आ जाते हैं, रहते हैं वहीं पर, जिंदा रहते हैं, मृत भी रह सकते हैं लेकिन ज़्यादातर वो जिंदा रहते हैं, और जो हमारा भोजन मुंह से होता हुआ लास्ट में आंत तक पहुंचता है, वो आंत में पहुंचे हुए भोजन से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और सबसे सिंपल एग्जांपल हो गया परजीवी का, जैसे जूं। हालांकि अब तो किसी की जूं होती नहीं है, पहले के टाइम में जूं जो होती थी वो सिर में घूमती रहती थी, ठीक है, तो जूं क्या हो गया, परजीवी। वो हम मनुष्य के सिर में रहकर सिर से खून को चूसकर खून के द्वारा पोषण को प्राप्त करते हैं, तो वे हो गए परजीवी, जो जिंदा रहकर दूसरे जिंदा जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्राणी समभोजी, इसमें आते हैं हम मनुष्य। जैसे हम मनुष्य मैंने बताया कौन कौन से स्टेप्स हम करते हैं भोजन को ग्रहण करने के। हाथों से भोजन को लेते हैं, फिर वो हमारे पेट में जाता है अमाशय में, ठीक है, फिर यकृत हेल्प करते हैं, पित्ताशय हेल्प करते हैं उसमें, फिर वो छोटी आंत बड़ी आंत से होता होता गुदा द्वार से वो जो एक्स्ट्रा मल होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया हम मनुष्य के द्वारा की जाती है। इसमें हम आते हैं प्राणी समभोजी। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मनुष्य, इंग्लिश में कहते हैं होलोजोइक। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे, पढ़ेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र कैसे काम करता है, कौन कौन से आहार नाल के भाग हैं जो पाचन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। धन्यवाद।